जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू। तार साहब, आज तो बैनुल अक़वामी सियासत में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि सऊदी अरब और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मल हो गए हैं और अम्बेसीज खुल रही हैं, और चीन ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और किसी को ये एहसास भी नहीं था कि ये चीज़ हो रही है। दूसरा, एक इसमें पहलू ये भी है कि पाकिस्तान भी बड़ी सुना कोशिशें करता रहा। नवाज शरीफ और इमरान खान भागे भागे जाते थे रियाद एंड तेहरान के, जी हम दोनों की सुलह करवाएंगे। और तारड़ साहब, इसमें तो एक पैगाम ये भी है कि अगर जिसे कहते हैं ना सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकते हैं पर्शियंस एंड अरब्स के, तो इंडिया पाकिस्तान का मसला क्यों नहीं हल हो सकता। हमें तो अपनी ईगो खत्म कर देनी चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी जो हैं उनको समझ आ गई है कि आगे जाना चाहिए। तो ये हमारी लीडरशिप को क्या समझ आएगी या हम इससे कोई होश के नाहुल लेंगे? चीमा साहब, मैं इसको 3-4 एंगल डिफरेंट डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे तो हर अकल के नाखून तब आएंगे अगर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट बेस पे डिसीजन लेंगे। हमारा हर डिसीजन डॉलर बेस होता है, नेशनल इंटरेस्ट बेस नहीं होता। हकीकत मैंने आपको कहा था कि आप के रिलेशनशिप चंद ममालिक के साथ जरूरी है आपके सर्वाइवल के लिए, जिसमें भारत नंबर 1 पे है, दूसरे पे अफगानिस्तान है, तीसरा ईरान है, चौथा चाइना है। आपके फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए इनके साथ रिलेशनशिप नॉर्मल होना अशद जरूरी है। लेकिन वो तब होता है अगर आप नेशनलिस्ट हो, आपकी तवज्जो कौमी, आप पाकिस्तान के बारे में फैसले करें। और अगर फैसले अपने जातियात के मामले में हो और लूट के दुबई, लंदन, टोरंटो जाना हो, तो फिर ये डिसीजन कौन लेगा? आज आप लावारिस हैं। आज आपका कोई वाली वारिस नहीं है। आज आपका ना कोई आपकी हुकूमत है। सूबे आप अलग डिसीजन ले रहे हैं। खान साहब पेट्रोल का गैलन हाथ में लेके फिर रहे हैं और माचिस एक हाथ में है। अब मैं जरा खासकर इसके हवाले से जो मैं बात करना चाहूंगा सऊदी अरेबिया से, इंटरनेशनल ग्लोबल आज इसके ऊपर क्या हुआ, मैं उस पर बात पहले करना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने तो क्या उसमें भी बात करूंगा कि आपकी लीडरशिप की क्या ओपिनियन थी और किस तरह ये जाके सऊदी अरब के दरमियान सालसी की कोशिश करते थे और क्या इनके कद काट कितने हैं। लेकिन आज जो इसमें मैं लूजर और विनर सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज के इस फैसले में नंबर 1 लूजर अमेरिकन। वजह, सऊदी अरेबिया इज द लीडर ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम उम्मा का लीडर है और एलाइज है। दहरान में आज भी आर्मी बेस है और वो चाइना के कैंप में चला गया। आज पहले भी जिस तरीके से चाइनीज प्रेसिडेंट को जिस भरपूर तरीके से उन्होंने प्रोटोकॉल देकर रिसीव किया था, उनका दौरा था, आज मैं समझ रहा हूं कि मिडल ईस्ट अमेरिका के हाथ से निकल रहा है। सबसे बड़ा फ्लेवर आज अमेरिका है। और अफगानिस्तान की फ्लेवर के बाद मैं आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा, कल कैपिटल हिल के ऊपर रिपब्लिकन पार्टी के लीडरान ने कल हियरिंग की थी अफगानिस्तान के विड्रॉल के बारे में। उन्होंने जो कई फौजियों के, एक कर्नल थे, कर्नल मान, उनको बुलाया और एक और सार्जेंट थे जिनका बाजू और जिनका टांग जो है वो उन 13 फौजियों के साथ इनखला के दौरान जब बम का धमाका हुआ था, तो आया, वो कैपिटल हिल की हियरिंग में आके रोया है, सार्जेंट चीखा है। अफगानिस्तान से बुरे तरीके से शर्मिंदगी के साथ इनखला, यूक्रेन हाथों से निकल गया। रशिया की सैंक्शंस, इन्होंने सैंक्शंस लगाई, वो फेल हुई। भारत रशिया से तेल लेकर अमेरिका को बेचता रहा और आज भी बेच रहा है। एलाइज आपके जर्मनी जो और यूरोप जब चोक किया रशिया ने अपनी एनर्जी के ऊपर, वो खुद डायरेक्ट उनसे बातें करना शुरू हो गए। आज सऊदी अरेबिया भी छोड़कर आपको चला गया है। अपने मसाइल वो खुद हल कर रहे हैं, बिकॉज आप जब बाल्टीमोर और शिकागो के मसाइल नहीं हल कर सकते तो सऊदी अरेबिया के मसाइल किस तरह हल करेंगे आप? आज हर बड़ा शहर अमेरिका के अंदर ड्रग मार्केट, मर्डर्स, क्राइम, पुलिस डीमोरलाइज, आर्मी छुपती फिर रही है, एक दूसरे के साथ रो रहे हैं। कल वो सार्जेंट रोया है, 13 लाशें उठा के जिस तरीके से भागे हैं। और मैं सी पैक की डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन जो स्पीच दी है, उसमें उन्होंने बताया है अगले दिन सी पैक के अंदर, इस संडे वाले दिन, पिछले संडे, उन्होंने कहा तालिबान इस वक्त दुनिया में ब्लैक मार्केट में असला बेचने पर दूसरे नंबर पर है। 85,000 बिलियन डॉलर का असला छोड़ के ये भागे हैं। 7 लाख बंदूकें, राइफल्स जो थी डब्बों में बंद थी, वो नाइट विजन जो गॉगल्स हैं वो लंडे के भाव बिक रही हैं। वो अब इस्लामाबाद के आसपास फिर रही हैं। वो पिशावर तो आ चुकी थी, जो वो थाने पे हमला हुआ था उसमें नाइट विजन गॉगल थी जो अमेरिकन छोड़ कर आए थे।
उसके बाद 70,000 गाड़ियां जिनके नीचे 6-6 इंच की लोहे की चादरें लगाई गई थी, जिनको बुलेट प्रूफ बनाया गया था, बंद छोड़ के आए थे, ब्रांड न्यू। तो आज उसके मुंह पर चाइना ने जो थप्पड़ मारा है, वो ये सबसे ज्यादा दुख इस वक्त, इसमें सबकी तकलीफ, सबसे ज्यादा तकलीफ अमेरिकन को हो रही है। सोशलिस्ट अमेरिकन जो इस वक्त लिबरल है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ जो चल रहे हैं, जो इनका खासकर देखना हो, अमेरिका का फ्यूचर देखना हो, तो जो बाइडेन साहब ने जो अगले दिन बजट पेश किया, उसमें सोशल सर्विसेज के बारे में उन्होंने जो बजट रखा है, अगर आप उसको देख लें तो आपको अमेरिका का फ्यूचर नजर आ जाएगा। इस वक्त 2 पॉलिसीज हैं जो इस वक्त चल रही है। टैक्सेशन उन्होंने बढ़ा दी, अमेरिका में तरक्की करने को डिस्करेज किया जा रहा है, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम, और तीसरा 4 दिन का हफ्ता। अगर ये सारा जमा कर रहे हैं तो पीछे अमेरिका का फ्यूचर सामने नजर आ जाएगा। बिल्कुल जी। सबसे पहला झटका आज लगा है आज सऊदी अरेबिया का चाइनीज कैंप में जाना, उनकी बात सुनना, बीजिंग के जाकर अंदर उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और दूसरा मैं समझता हूं कि आज मेरे ख्याल में आज भारत को भी सोचना चाहिए, सोच रहे होंगे बल्कि, कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस हमें कहां तक लेके जाएगा। और दूसरा, इसके साथ मैं इंक्लूड करना चाहूंगा इसके साथ कि अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो कभी भी चाइना और रशिया को इकट्ठा ना होने देते। आज वो अलायंस बना के इकट्ठे हो गए, अमेरिका अकेला हो गया कॉर्नर में। और अमेरिकन जो बच्चे हैं इस वक्त, उनके सर पे इस वक्त वीड पीना और सोशलिस्ट एजेंडा है उनके दिमाग में। वो कहते हैं अमेरिका इज अ बैड प्लेस टू बी। उनको ऐसा इन्होंने स्टैचू गिराने के पीछे लगा दिया है, और ऐसा उन्होंने बना दिया है काम अमेरिका के अंदर कि उनकी फॉरेन पॉलिसी उनका रडार पर नहीं, अपने बॉर्डर पे कंट्रोल नहीं है। कार्टेल जो है अमेरिकन को अगवा करके, मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको, इसके साथ रिलेट करना चाहूंगा। कल ट्रैवल एडवाइजरी आई है कि आगे स्प्रिंग ब्रेक आ रही है। अमेरिका का ट्रेडिशन है कि कॉलेज के बच्चे स्प्रिंग ब्रेक में जाके बीचों के ऊपर पार्टी करते हैं। इन्होंने कल दे दी है ट्रैवल एडवाइजरी कि मैक्सिको नहीं जाना बेटा, वो थप्पड़ मारते। अब जो मुझे ये बताएं, जो अमेरिकन मैक्सिको बॉर्डर साथ लगता है वहां सेफ नहीं है, तो दुनिया को क्या बचाएंगे? वो क्या बचाएंगे दुनिया? अब बिल्कुल जब कौमें गिरती हैं, कमजोर होती हैं, तो एलाइज इस तरह ही छोड़ के भागते हैं। इस वक्त सऊदी अरेबिया हैज गॉन टू द चाइनीज कैंप, और दूसरा इस वक्त यूरोप भी अपने फैसले खुद ले रहा है। और अमेरिका का सबसे बड़ा इस वक्त जो मेरे ख्याल में फ्यूचर में आने वाले प्रेसिडेंट या फ्यूचर में आने वाले दिनों में मिलिट्री का मोराल ठीक करना, पुलिस का मोराल ठीक करना, और नेशनलिज्म को प्रमोट करना। और इस वक्त जो डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन है, जो इस वक्त लोगों का एतमाद उठ चुका है इलेक्शन पे, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन, इसको रिस्टोर करना, ये सबसे बड़ा काम होगा। अदरवाइज अमेरिका इज ओवर, अदरवाइज जमहूरियत इज ओवर। जमहूरियत पहले भी इस वक्त जो है वो फेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस, लेकिन आज मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा इस चाइना इज ग्रोइंग। और मैं उसके बाद ये भी बात बताना चाहूंगा कि ताइवान के साथ एक आज दूसरा वाकया भी आज हुआ है कि वहां पे चाइनीज चाइना ने ताइवान की इंटरनेट की जो अंडरग्राउंड समुद्र के अंदर तारें थी वो काटनी शुरू कर दी। और यही किया गया था जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया था, रशिया ने सबसे पहले उनका इंटरनेट बंद किया था, काटे तारे। तो तैयारी शुरू हो चुकी है दूसरे फ्रंट पे, ताइवान पे। और मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि अमेरिका के पास इन्वेंटोरी नहीं है हथियारों की कि वो ताइवान को दे के उसको कोई सामने ला सके। अब दूसरी बारी ताइवान की होगी, इसके बाद चाइना उसको टेक ओवर करेगा। और उसके बाद और पहले भी मैं जाती तौर पर बताऊं, इग्नोर करते हैं हमारा मीडिया जो है ना, इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है अमेरिका का और दूसरी चीजों का, बातें नहीं बताते। उन्होंने वो जिस तरीके से अफ्रीका के अंदर उन्होंने अपने एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए चाइना ने, और जो उनकी ग्रोथ है, जितना उनके पास पैसा है इस वक्त, और जिस तरीके से वो और अगली बात मैं बताता हूँ चाइना की, आज की दूसरी बात आपको मैंने नहीं बताई। उन्होंने एक सैटेलाइट छोड़ा है अमेरिका के मिलिट्री सैटेलाइट्स के ऊपर सर्वेलेंस करने के लिए। अमेरिका के जो मिलिट्री सैटेलाइट हैं ऊपर, उनको अब उन्होंने सर्वेलेंस करने शुरू कर दिए। दे आर सेंडिंग देयर स्पाई सैटेलाइट्स टू द स्पेस। वो चाइनीज सैटेलाइट्स को वॉच कर रहे हैं, बल्कि दो उनका जो सैटेलाइट एक चाइना ने छोड़ा सर्वेलेंस के लिए, वो बिल्कुल जाके जाम हो गया, जहां 2 सैटेलाइट थे अमेरिका के आर्मी के, उनकी लोकेशन ऑब्जर्व की है उसने, वहां रोक के सारा कुछ उसको वॉच किया था।
सो बेसिकली यही होता है, जब दर हकीकत जब आप कहें, आपको सोशलिज्म और कम्युनिज्म अच्छा लगना शुरू हो जाए, आपको अब आपको जब कहें कि बच्चों आपने इंटेलेक्ट जो है वो सारा एक्सपोर्ट आउटसोर्स कर दिया है, यहाँ के सारे सीईओ इस वक्त जो है आपको पता है भारत से आ रहे हैं, लोकल तो सारे नशे कर रहे हैं, नशों में उनको बिजी है इस वक्त। तो जब आप ये सारी चीजें हो जाए, आपके साथ हो जाए, तो फिर यही होता है, पहले फैक्ट्रियां आपने आउटसोर्स की हैं, अब सीईओ सारे बाहर से ले आए, आउटसोर्स कर दिया, तो फ्यूचर आपका बिल्कुल वही है जो इस वक्त दूसरे यूरोप का छोटे छोटे मुल्कों का है, वही अमेरिका भी है, टूटेगा, खराब होगा, डिवाइडेड। अमेरिका वैसे भी डिवाइडेड है सीरियसली, फार लेफ्ट और फार राइट में, एक साइड पे फार राइट है और एक पे फार लेफ्ट है, और दूसरे दोनों किसी मिडिल ग्राउंड पे आके मिलने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त अगर देखा जाए तो जो बाइडेन को तो कहा जाता है इस एडमिनिस्ट्रेशन को थर्ड टर्म ऑफ ओबामा, ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी थी, अपोलोजेटिक गवर्नमेंट थी, और वही पॉलिसीज है उनकी। टोनी बिल्किन को कौन पूछता है आज? तार साहब, एक जो अहम बात इसमें मैं जो खस करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए इसमें क्या लेसन है। आपने थोड़ी देर पहले मैं देखें, दो चीजें चाहता हूँ, अगर आई एम सॉरी उस पे, हाँ जी आप पहले करें। इसमें यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या लेसन है, एक बात, क्योंकि तार साहब पाकिस्तान और इंडिया की तो मुज़ाकरात भी कोई नहीं कराता। अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने कोशिश की, अमेरिका, इंडिया ने स्नब कर दिया, और पाकिस्तान ने यूएई को कहा, इंडिया ने लिफ्ट नहीं कराई। तो सऊदी अरब और ईरान तो इतने इंपॉर्टेंट है कि चाइनीज अपना रोल प्ले करना चाह रहे थे। आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये इस तरह की कौन इक्वेशन में कौन रोल प्ले कर सकता है? अमेरिका की तो सुनते ही कोई नहीं है, तो आप खुद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की सुन रहे कहते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आप जो है इसमें थोड़ा सा बताएं कि कोई विंडो ऑफ होप है या अपॉर्चुनिटी है? उसमें मैं दो विचार दूंगा चाहिए। सबसे पहले इसको इस तनाजर से देखना होगा आपको कि इंडिया और भारत के अगर रिलेशनशिप ठीक होते हैं तो तीसरी कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको इसमें से फायदा हासिल? कोई नहीं। अगर आपके रिलेशनशिप भारत के साथ ठीक होते हैं, चाइना नाराज हो जाएगा आपके साथ। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छा, दूसरा आपको मैंने बताया था कि अब हालात अमेरिका के इंडिया के साथ ऐसे हैं कि अब आप जो भी आपने अमेरिका से बात करनी है वो भारत से वो पूछ के आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, लॉबी इतने ज्यादा है। दूसरी एक बात सबसे बड़ी बात है, किसे आप अपने बॉर्डर से बाहर क्या जाएं, आपके अंदर ही ये विल मौजूद नहीं है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर किए जाए। आपने हमेशा भारत के साथ दुश्मनी और प्रोपेगेंडा से इसके पीछे पैसा बनाया, और चीफ जस्टिस ने भी मौका गवा दिया, उन्होंने जाना था। उस पर बात करता हूं, उस पर बात। चीमा साहब, दर हकीकत बात यह है कि आज तक आपने भारत के साथ हालात इसलिए खराब रखे हैं कि आपका डिफेंस का बजट बढ़ा है। आपने एक हवा बना के रखा है कि हम आपके अगर 7 लाख फौज ना हुई, भारत आपको खा जाएगा। अभी जहाज, भारत के जहाज इस्लामाबाद के ऊपर आ जाएंगे, आज ये हो जाएगा, आज ये हो जाएगा। ये आपका हिस्सा था इसका फॉरेन पॉलिसी का, कि एक हवा बना के रखना है, 22 करोड़ लोगों को डराना सुबह शाम भारत से। दिस वॉज योर पॉलिसी। अब वो पॉलिसी किस तरह खराब है? अब मैं आपसे मेरा एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। वाजपेयी साहब यहां आए, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल रिस्क पे लगा कर आए। उसके बाद मोदी साहब आए, आप सोचें कि उन्होंने कितना बड़ा पॉलिटिकल एक रिस्क लिया होगा, उसके वर्सेस आपने क्या किया? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है आपसे। और इस वक्त आप कहते हैं कि रिलेशनशिप ठीक हो, मेरा ये क्वेश्चन मार्क ये है आपसे, आपके साथ, भारत के साथ रिलेशनशिप करना आपकी जरूरत है या भारत की जरूरत है? आपकी जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं है आपकी। भारत की तो जरूरत नहीं है आप। तो आप इस वक्त अगर मुझे ये बताएं, आपकी जो इस वक्त पॉलिटिकल या डिफेंस की जो सिचुएशन है, कौन है बंदा जो आपको तो मेरा क्वेश्चन है, 22 करोड़ लोग, आपको चला कौन रहा है? किसी को कोई पता नहीं। वजीर आजम 2 हैं, सूबे 4 हैं, अपने अपने वो कामों में लगे, वो फेडरेशन की बात मानते ही नहीं। बॉर्डर आपके सारा दिन तालिबान फैर मारते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप अपने इंटरनल फैसले नहीं कर पा रहे, एक्सटर्नल किस तरह करेंगे आप फैसले? हाँ ये है, अगर भारत आपको ये कहे कि हम आपको डॉलर दे देंगे तो आप सारे चले जाएंगे वहां। भारत आपको ये कहे जी आ जाओ, तो हम लंदन में, दुबई में आपको पैसे दे देंगे, तो आप देखेंगे फौरन आप सारे चले जाएंगे शाम तक वहां। लेकिन वो नहीं देते, वो क्यों? जरूरत नहीं उनको क्या जरूरत है आपकी? तो हकीकत असल में
ये कौमियत, आपको सबसे पहले कौमियत चाहिए, फिर एक कौमी लीडर चाहिए जो पाकिस्तानी हो, जो जिसको पता हो पाकिस्तान की जरूरतें क्या है। तो भारत से दालें लाएंगे तो कितनी सस्ती पड़ेंगी, ऑस्ट्रेलिया से दालें लाएंगे तो कितनी महंगी पड़ रही, लेकिन वो कौन करेगा? वो लीडर करता है। लेकिन लीडर कौन, कितने लीडर है आपके? सारे लीडर जो हैं जिनके बच्चे सारे लंदन बैठे हैं, प्रॉपर्टियां सारी लंदन में। मैं तो उनको लीडर ही नहीं कहता, ये तो लुटेरे हैं, ये तो लूटने वाला अलायंस है। और जज देख लें, सारे, हर जज का लड़का जो जज या भतीजा एमपीए है या दामाद एमपीए, हर जज का। ये कौन सी पिछड़ी, यही हालत आपकी एस्टेब्लिशमेंट की। ये मेरे भाई, इनमें से कोई भी पाकिस्तान के मुफाद के लिए नहीं सोच रहा, ना कोई डिसीजन लेने की सलाहियत क्या रखता, बिल ही नहीं, उनकी ख्वाहिश ही नहीं है। आईएमएफ के पीछे पड़े हैं क्योंकि इन्हें डॉलर और पाउंड चाहिए लंदन के लिए और अपने टोरंटो दुबई के प्रोजेक्ट्स के लिए। इन्हें आम पाकिस्तानी के लिए कोई दुख दर्द नहीं। और मैं गारंटी कर दूं आपको, आईएमएफ का पैकेज चाहिए ही नहीं, जितना पैसा आपके पास मौजूद है। देखिए ना, श्रीलंका को उन्होंने फौरन दे दिया जो पैसा चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अपनी किस्मत ठीक कर लेंगे। आपके ऊपर उन्हें एतमाद ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे बैठ के उनको टिम हॉर्टन की स्टोरियां नजर नहीं आ रही, उनको केएफसी के प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहे। आपकी जो लंदन में प्रॉपर्टियां, आपका क्या ख्याल है आईएमएफ वालों को, गोरों को नहीं पता, नाक में रोटियां डाल रहे हैं? उन्हें पता नहीं खान साहब के बच्चे कहां हैं, उन्हें पता नहीं है कि नवाज शरीफ कहां बैठा है, उन्हें पता नहीं जरदारी साहब के बाहर कहां कहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कौन सी ढकी छुपी बात? एस्टेब्लिशमेंट के जो रिश्वतों के रेट उन्हें नहीं पता। आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन एम्बेसी को खबर नहीं जाती हो? आपकी अखबारों की ट्रांसलेशन नहीं करते कराते होंगे वो डेली बेस पे। और जो रिश्वत किसी ने उनको बताया नहीं होगा कि वो टीके साहब की बच्ची की शादी के ऊपर 1 अरब 20 करोड़ की सलामियां, आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन एम्बेसी को नहीं पता होगा ये? चीमा साहब, दर हकीकत बात ये है, आपको सारा कुछ करने से पहले पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, और उससे पहले कोशिश करें पाकिस्तान बनाए। पहले आपने 76 साल पाकिस्तान नहीं बनाया, आपने लूट मार की एक मार्केट बनाई। अब दहशत गर्दी बेच बेच के आपने 5-5 हजार के पाकिस्तानी गुटानमों में बेचते रहे, अब दहशत गर्दी पका पका के बेचते रहे दुनिया। तार साहब, कोई ये सवाल क्यों नहीं करता है? जो लोग, हम लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन जो अरबाब इख्तियार हैं वो क्यों सवाल उनमें से ये बात नहीं करता? सियासतदान नहीं बोलते, जजेस नहीं बोलते, रिटायर्ड फौजी नहीं बोलते, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नहीं बोलते, ये सारे सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, कहते हैं बोलेंगे तो नुकसान होगा, हमारे बच्चों को मसाइल होंगे, हमें मसाइल होंगे, लिहाजा खामोश रहो। कोई तो बोलना चाहिए, किसी को तो नहीं, जिनकी आप बात कर रहे हैं चीमा साहब, वो सारे इस हमाम में नंगे हैं। आज एक दूसरा थप्पड़ अबसार आलम ने पाकिस्तानी कौम के मुंह पे मारा है, जो आर्टिकल लिख के उन्होंने कहा है किस तरीके से पाकिस्तान की बच्चियां इस्तेमाल करते रहे हैं डिप्लोमेट्स के साथ। डिप्लोमेट्स, चीमा साहब, आज जो आर्टिकल अबसार आलम ने लिखा है वो 22 करोड़ लोगों को चाहिए, उसको फ्रेम करा के घरों में रखें। और उन्होंने, आज मैं हैरान हूं कि वो आर्टिकल के अंदर उन्होंने लिखा है कि उसकी वीडियो उस लड़की की और डिप्लोमेट की चीफ जस्टिस साहब को दिखाई गई, चैलेंज किया। ये वही अबसार आलम है जिन्होंने कहा था कि वो आपके वो यहाँ इस्लामाबाद के रियल एस्टेट वाले बंदे को उठा के जाके मारा था, और उसको कहते थे कि 50% वो एक लड़की लंदन में, उसको ट्रांसफर करो, 50% इसको ट्रांसफर करो। किसी ने उस पर 100 मिनट एक्शन लिया? इलेक्शनों पे तो भाग भाग के लेते हैं क्योंकि जुआई सारे एमपी है। चीमा साहब, एक गल्ला डीएनए दियां ने चो जी, एक गल्ला डीएनए दियां। एक कौम ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਡੀਐਨਏ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਠਾਨ ਭਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੋਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵੀ ਹਾਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਜੇ ਸੂਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੂਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਸੂਰੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਅਫਗਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੂਰੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋर्ट ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ लोकल रखो प्लीज। लेकिन चीमा साहब, दुख वाली गल है, दुख वाली बात यह है, 3-4 क्वेश्चन मार्क है। जो ख्वाजा आसफ की बात कर किसी ने नोटिस नहीं लिया। अबसार आलम के 2 आर्टिकल हैं, कोई नोटिस नहीं लिया। हूं थप्पड़ा ना जाके अबसार आलम के पिछे ना पै जाना, खुदा का ना जे उन्हें रहन देना, उन्हें जो लिखिया वो ते अमल करो। और मेरी रिक्वेस्ट है, मैं पैरी पैना, मैं कहना अपने आर्मी चीफ साहब दे, खुदा का ना जे पाकिस्तान का कुछ करो। निकल गया जिथों गेम निकल दी, गेम निकल दी प्लीज।
तार साहब, अगले दिन जो रजा रबानी ने बात की थी और आज बिलावल ने भी न्यूयॉर्क में बात की, आपको पता है बिलावल एक लंबे ट्रिप पे न्यूयॉर्क आए हुए हैं वो और तो कई रहते ही लोग थे ना, मेरे ख्याल उनके ऐसे शिफ्ट हो गए। कई लोग तो मेरा ख्याल है कि उनको यही मशवरा दे रहे हैं कि वो अपार्टमेंट लेके यहीं बैठ जाए, यहीं से फॉरेन ऑफिस जो है वो चलाएं। तार साहब, बिलावल कह रहा है कि आईएमएफ हमारे साथ ज्यादती कर रही है। रजा रब्बानी जो पाकिस्तान के चेयरमैन सेनेट रहे हैं, उन्होंने ये बात की थी कि हमें बताया जाए कि क्या अमेरिका या आईएमएफ हमें प्रेशर डाल रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर और चाइना के साथ ताल्लुकात को रिविजिट करने पे। तो ये जो क्योंकि बात तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो पैसे दे ही नहीं रहे, वो जिसे कहते हैं ना स्टाफ लेवल की अप्रूवल ही नहीं हो रही। वो जनवरी से शुरू लगे हुए हैं और बातें हो रही हैं, ये बातें हो चीमा साहब दर हकीकत मेरे ख्याल में जाती तौर पर पूछे आपको, आईएमएफ ने, उन्हें पता है आप पैसे चाहिए नहीं, आपको उन्हें पता है, उन्हें पता है कि आपको पैसे नहीं चाहिए। ये पैसे सिर्फ जो ये चंद अफसरशाही है और लुट डालने वाले ये आपकी स्टैब्लिशमेंट और सारा ये ग्रुप जो है, सिर्फ इनको पैसे चाहिए, आपको पैसे नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में, मेरे जाती ख्याल मुझसे पूछे, जिस तरीके से लेटली आपके अंदर सारा कुछ चल रहा है, हो रहा है, इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, मेरे ख्याल में यू डोंट नीड एनी, आपको पैसों की जरूरत नहीं। आपके इन अफसरशाही के स्टैब्लिशमेंट और इन लुटेरों की बेसमेंटें भरी पड़ी हैं डॉलर और पाउंडों से। आपका क्या ख्याल है, आपकी जायदादों की लिस्टें उनके पास नहीं होंगी जो आपके बाहर प्रॉपर्टी है? आपको नहीं पता तो मैं किसी को लिस्ट बना दे दो, मौलाना जमात इस्लामी के मौलाना सिराजुल हक साहब है, उनसे लिस्ट ले लें यार। आप आईएमएफ वालों को चाहिए, उनसे क्या यार, वो 10 बंदों की लिस्ट भेज दे जिनके आपने भेजा, उनसे ले लें। अगर नहीं पता तो किसी आईएमएफ वाले, आपका क्या ख्याल है जो टोरंटो में जो सारी कैश पे कोठियां लेते हैं, लंदन में जितनी कैश पे प्रॉपर्टियां आपने ली, इन्हें नहीं पता, सारे पता है इनको सब। आप आईएमएफ का पैकेज आपको चाहिए ही नहीं। मैं तो कहता हूँ ये 5000 बंदे, पहले जो 23 प्रोजेक्ट आपने लिए थे, इनके पैकेजेस लिए थे आईएमएफ, वो किधर है? वो हिसाब है उसका। ये 25 साले जो बंदे थे ना खान साहब के साथ, जिनकी अभी पूरी दाढ़ी मुछे भी नहीं, उन्होंने करोड़ों में करप्शन नहीं की, अरबों में की है, और पता है सबको। 45 ट्रिलियन का कर्जा लेके गए थे वो जी, पता है, सबको पता है। तार साहब, ये जो कर्जा लेते हैं इस पे क्यों बात नहीं की जाती कि इतना कर्जा लिया गया, इतना कर्जा लिया गया, इसके ऊपर क्यों लोग बात ही नहीं करते कि भाई कर्जा तो बाद में मैंने और आप आदमी ने देना है, हमारे ऊपर टैक्स लगेंगे, तो बोलती क्यों नहीं है वहां कर्जों पे? साहब, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ इस वक्त बड़ा आसान तरीका को करने वाला हो। मैंने तो खैर पहले भी आपके भी प्रोग्राम में कहा था कि हमारे चीफ साहब जा रहे हैं सऊदी अरेबिया उमरा करने और मिलने सबसे, तो वहां पूछा है एमबीएस किस तरह उसने पैसे लिए थे होटल में ले जाके। अगर वो नहीं करना चले, उसको भी छोड़ दें। मुझसे सिर्फ दो चीजें स्टेप कर लें, दो चीज। जो की पोस्टों पर बैठे हैं उनकी रिश्तेदारियां पूछे और उनकी फॉरेन सिटीजनशिपें पूछे कि तुम्हारे रिश्तेदार क्या है, जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उनको निकालें, और जिनकी बाहर की सिटीजनशिप है उनको निकालें। 90% प्रॉब्लम आपके इसी में से सॉल्व हो जाए। अब बच्चे को पता है कि कौन कौन से जज के दामाद जो है एमपी है, कौन कौन से दामाद है जिनके जज है, जिनके दामाद एसपी है या दूसरे जज, कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो तो उनको क्यों वो कैसे सुनते हैं वो? ये अभी जनरल साहब आए हैं अकाउंटेबिलिटी को देखने, कोई आपको उम्मीद लगती है इनमें ये कोई एमबीएस स्टाइल करेंगे? नहीं, आते या तो करते ना, फाइलें तो पहले ही पड़ी, फाइल तो हर बंदे की बना के रखते हैं 5-5 साल पहले की, वो या तो आते ही फाइलें खोलते ना कुछ। मुझे आप ये बताएं, आज की खबर है वो आपके अब्बासी साहब ने लिखा आर्टिकल जनरल फैज के बारे में, वो नैब में गया था ना केस, चकवाल के लोगों ने साइन करके भेजे, उसके ऊपर साथ सुना टैक्सेस के, उनके टैक्सेस की साथ पेपर बना के उन्होंने भेजे। उन्होंने क्यों नहीं उस एप्लीकेशन को पकड़ा? उन्होंने कहा नहीं जी, जिसने आना सामने कौन आए, गोली खानी किसी ने आगे, आप लो ना, आप सामने आते हो। उन्होंने चकवाल के लोगों ने लिख के भेजा सारा कुछ, उन्होंने एप्लीकेशन डिनाई कर दी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन। उन्होंने कहा नहीं, जिसने आना सामने आए। आते वो तोप के सामने आता है कोई बंदा, और आप कहते हैं कि वो करें कुछ, किया उन्होंने कुछ, क्या करेंगे? वो पेटी पर आने सरकार की। और जिस पे इन्होंने केस बनाना होता है एनोनिमस लेटर पे बना देते हैं कि हमें ये लेटर आया था। बेग ਨੂੰ ਕੋਟ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖੁੰਨੇ ਸੁਝਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲੋ ਇਹ ਲੰਬਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ नहीं है चीमा साहब, मुझे बॉटम लाइन शर्मिंदगी के बाद, सारी कंक्लूजन और सारी पढ़ाई लिखाई रिसर्च के बाद, मैं जब अकेला बैठता हूँ दुख मुझे अपने डीएनए पे होता है। इनका क्या कसूर है? इनके भी डीएनए वही है जो मेरा डीएनए। ये मैंने आपको बताया कि ये हमेशा
इन्वेडर्स को आके हार डालने वाली कौम है। इनके अंदर ये रिबेल नहीं कर सकते। ऑपरेशन है ना, इस वक्त 5000 बंदे ने आपको हॉस्टेज बनाया हुआ है पाकिस्तान को। रिबेल कर सकते हैं। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, मेरे ख्याल पूरे गोरा जो था सिर्फ 1800 बंदा था गोरा, जिसने पूरे इंडिया को आके नीचे लगा लिया। तो उनके खिलाफ रिबेल नहीं इन्होंने किया। तो ये 5000 बंदा बैठा है आपका हर डिपार्टमेंट का, जो लोटे जिसने डाली हुई उनको आपने ये उसने 22 करोड़ लोगों को हॉस्टेज बनाया, बने हुए वो पीढ़ियां बनी उनके सामने, चिंटियां बन के फिर रहे। रिबेल नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, ये रिबेल नहीं करेंगे। बड़ी कोई ऐसा कोई मर्द मोमन उठे जो ये करने की कोशिश करे, लगता तो मुश्किल है। नहीं, माजी में आपके कितने मर्दे मोमन थे? आपके जितने मर्दे मोमन थे सारे अफगानी, टर्किश और पठान थे। आपका मर्दे मोमन यहां से कितने उठे बताए ना? पंजाब का किन्ने सूर में सड़ जेडे खलोदे रहे गोरे आगे पठान आगे, किन्ने ने छातियां आगे की सारे उल्टा सानू ही मार देने अगों उठ के। पार्टी कौम है सरकार ये ढोल तमाशे ते रोटी ते खाबे ते लुटा दे तमाशे ते लतीफे ते जुगता ते मरासी, ये वो चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये आप जो डीएनए की बात करते हैं, इसमें ये बड़ा वजन है कि बेसिकली रेजिस्टेंस और रिबेलियन और मुझे जिनका मुझे माजी में किसी ने चीमा साहब बड़ा अरसा पहले कहा था, मैं इतना तो नहीं उस पर बिलीव करता, उसने कहा था जिन कौमों का माजी नहीं होता मुस्तकबिल कुछ नहीं होता। तो मैं इतना तो नहीं बिलीव करता। मैं समझता हूँ कि इंसान चेंज हो सकते हैं, लोग चेंज हो सकते हैं, लोगों में पैदा हो जाती चीजें जरूरत के साथ। लेकिन पता नहीं क्या 76 साल है आपने पाकिस्तान ही नहीं बनाया अभी तक, जो एक फिलॉसफी थी। पाकिस्तान बनाएंगे तो फिर चीजें उसमें से निकलेंगी। आपने पाकिस्तान ही नहीं बनाया। आपको लफ्ज पाकिस्तान का मतलब ही नहीं पता। इस्लाम एक फॉरेन रिलीजन है, आपने उसका भी मजाक बनाया है। मेरा मकसद कभी देखते नहीं है कि बांग्लादेश आपसे आगे जा चुका है, अब अफगानिस्तान भी आपसे आगे जा रहा है। आपने तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान में तरक्की नहीं की। आप यहाँ से लूट के जब बाहर जाते हैं तो बहुत तरक्की करते हैं। लंदन में बड़ा पैसा, बड़ी प्रॉपर्टी बंद हो, यहाँ भी बड़ी, कनाडा में भी बहुत है। लेकिन है कि अपनी पता नहीं कैसी कौम है हम कि अपनी माँ के कपड़े 76 साल से फाड़ रहे हैं, पता नहीं क्या बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। अपनी माँ के कपड़े, अपनी मादरे मिल्लत के जो कपड़े हैं वो फाड़े जा रहे हैं, और कोई ऐसा है ही नहीं है जो उठ रहा हो। थैंक यू वेरी मच तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया सर।